नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हिस्ट्री की हमारी वीडियो आई थी उसमें हमने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग पढ़ी थी और दिल्ली सल्तनत का बेसिक पढ़ा था। और सल्तनत की शुरुआत करने से हम थोड़ा सा रुक गए थे क्योंकि बेसिक पढ़ना ज़रूरी है, मोटा मोटा एक खाका खींचना ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526 तक है, यानी दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या होगा। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गोरी अभियान कर रहा था। वहीं पर सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी और उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क राज्य की स्थापना करता है और वहीं तुर्क राज्य की स्थापना 1206 में होती है। और इसी 1206 से लेकर जो टाइम पीरियड है वो 1526 तक माना जाता है। 1526 तक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1526 ईस्वी में ही मुग़ल बादशाह, तब वो बादशाह नहीं थे, गाजी की उपाधि तो बाद में सारी बातें आएंगी, मिर्ज़ा बाबर जिन्हें बोलते थे, उन्होंने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उनको पानीपत के युद्ध में पराजित किया था, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। और उनको पराजित करने के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और 1526 से भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना हुई थी और उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो जो टाइम पीरियड है इसका मतलब मुख्य यही है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना उसके मलिक सिपहसालार या दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और 1526 तक इसलिए क्योंकि 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो पहली चीज़, अब दिल्ली सल्तनत का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1526 से 1206, तो एक चीज़ हमें यहाँ समझ में आ रही है कि अगर हम इसको माइनस करें तो करीबन 320 आ रहा है, यानी 320 ईयर्स तक क्या हुआ, भारत में दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा। और इन 320 सालों में जो 5 राजवंश थे उन्होंने शासन किया, जिसमें पहला होगा ममलूक डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा था तुगलक डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड था 1320 से 1414 तक। और तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा शासन किया था, तो ये नंबर 1 पर है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज़्यादा था, करीबन अगर आप यहाँ से देखो तो 94 साल, और सबसे कम खिलजी वंश का था 30 साल। उसके पश्चात हम देखेंगे सैयद वंश आएगा जो 1414 से 1451 तक इसका शासन होगा। इस सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां सैयद ने की थी और उसने भी सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह नहीं धारण की थी। अंतिम जो राजवंश आएगा उसे हम लोधी डायनेस्टी कहते हैं, लोधी वंश, और इसका जो टाइम पीरियड था ये 1491 से 1526 ईस्वी तक था। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है, उसको बाबर पराजित करेगा और पराजित करके भारत में मुग़ल राजवंश की नींव रख देगा। तो ये दिल्ली सल्तनत की मेन बात हुई। और आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्ट करें ममलूक डायनेस्टी या ममलूक वंश, और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसे दास वंश, आदि तुर्क, आरंभिक तुर्क। तो आगे हम समझेंगे ये नाम क्यों हैं और क्यों, कौन से नाम उचित हैं और कौन से नाम गलत हैं। तो अगर हम जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश आता है जिसे हम ममलूक डायनेस्टी या फिर हम स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश या इलबारी तुर्क बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्लेव, इलबारी तुर्क, बहुत सारे नामों से इसे हम जानते हैं जैसे आदि तुर्क, आरंभिक तुर्क। तो जो 3 नाम हैं इनके जो प्रमुख आते हैं कि ये स्लेव डायनेस्टी है या इलबारी तुर्क डायनेस्टी इसको बोलना उचित है या ममलूक डायनेस्टी बोलना इसको उचित है। तो ये एक विचार का विषय है कि क्या इस पे विचार होना चाहिए, और इतिहासकारों ने ऐसा किया, इस पूरे मामले पे विचार किया कि आखिर दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम राजवंश है उसके लिए, उसके वंश के लिए सबसे उचित शब्द कौन सा है। तो अगर हम शुरुआत करें स्लेव डायनेस्टी इसको बोला जाए या इसको हम दास वंश बोलें, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना दास था। क्यों? क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हुई तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासिता से मुक्त नहीं किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति 1209 ईस्वी में मिली थी,
जो गौर वंश था, गौर में एक राजा हुआ था, एक शासक हुआ था, उसका नाम था महमूद, और महमूद ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को 1209 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति दी थी। तो ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो सही हो रहा है यहाँ पर। अगर हम दूसरे शासक की बात करें, सुल्तान इल्तुतमिश की बात करें, तो इल्तुतमिश जब 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था तो उसके पहले ही वो दास्ता से मुक्ति पा चुका था। किसने मुक्त किया था? अगर उसके पहले हम दास्ता से मुक्ति की बात करें तो हम देखते हैं कि 1200 जब मोहम्मद गोरी ने खोखरों के खिलाफ अभियान किया था 1205-6 में, तो मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसलिए उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि ये जो तुम्हारा दास है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था इल्तुतमिश, उसको दास्ता से मुक्त करो, क्योंकि वो बहुत ही योग्य आदमी है। तो वो 1206 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति पा चुका था। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो दास नहीं होता है। तीसरी अगर हम बात करें मुख्य शासक की तो बलबन आता है। बलबन भी इल्तुतमिश का दास होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये दास था। सेकंड, अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश दास नहीं था। तीसरा, अगर हम बलबन की बात करें तो बलबन इल्तुतमिश का दास था। तो यानी आप देख रहे हो कि सारे दास नहीं थे जब वो गद्दी पर बैठे। तो इस संदर्भ में ये क्या हो रहा है, ये बोलना उचित नहीं है। दास बोलना या गुलाम बोलना, स्लेव बोलना उचित नहीं है। अब दूसरी अगर हम बात करें, इलबारी तुर्क बोलना कितना उचित है, तो असल में इलबारी तुर्क क्या है, तुर्कों की 64 नस्लें होती थी और उस नस्लों में से एक नस्ल कौन थी? इलबारी नस्ल थी। ऐसे ही एक नस्ल ऐबक थी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो ऐबक नस्ल का था। किस नस्ल का था? ऐबक जनजाति का था या ऐबक नस्ल का था। और अगर हम दूसरी बात करें, ऐबक इसको जनजाति, तुर्क जनजाति जिसको तुर्क नस्ल की ऐबक जनजाति का था, तुर्क नस्ल की ऐबक जनजाति का कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर हम दूसरे शासक की बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जो था वो इलबारी तुर्क था और इसीलिए बोला जाता है कि भारत में प्रथम इलबारी तुर्क राजवंश की नींव इल्तुतमिश ने रखी थी। अगर हम तीसरे प्रमुख शासक की बात करें बलबन की, जिसने भारत में बलबनी वंश की नींव भी रखी थी, तो ये बलबन स्वयं को इलबारी तुर्क बोलता तो है, लेकिन जो उसका एक दरबारी इतिहासकार था मिन्हाज, वो इस बात पर संशय करता है कि बलबन इलबारी तुर्क नहीं था। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि बलबन इलबारी तुर्क था तो बलबन इलबारी तुर्क हो गया, इल्तुतमिश इलबारी तुर्क हो गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इलबारी तुर्क नहीं था, वो ऐबक जनजाति का था। तो यहाँ पर इसको भी बोलना उचित नहीं है। अब तीसरी बात आती है, और तीसरी बात जो थी, इस शब्द को मिस्र से लिया गया था, यानी इजिप्ट से लिया गया था, और इसको लिया था प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब ने। और प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब ने कहा कि जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश है उसको गुलाम, दास या इलबारी टर्क बोलने से बेहतर है कि ममलूक बोला जाए। और ममलूक का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता की ऐसे संतानें जो आगे चलकर क्या बन जाएं? आगे चलकर दास बन जाएं। ठीक है ना? फिर बोल रहा हूँ, ममलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतानें जो आगे चलकर दास बन जाएं, उनको ममलूक बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर हबीबुल्ला ने, और ये उन्होंने मिस्र से या इजिप्ट से ग्रहण किया था। तो अभी अगर आपको एक नाम बताना हो कि क्या बोला जाए, तो सबसे उचित जो नाम है वो है ममलूक डायनेस्टी या ममलूक वंश या मामलूक वंश। तो ये मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दास वंश या इलबारी तुर्क वंश क्यों नहीं बोलते हैं, आरंभिक तुर्क क्यों नहीं बोलते हैं, तरह तरह के नाम आते हैं। तो ममलूक सबसे उचित क्यों है इनको बोलना, ये हमने समझ लिया। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड लें, अच्छा ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ये जो दिल्ली सल्तनत, इसको बोलना ज़्यादा उचित है या पठान एरा बोलना उचित है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली सल्तनत ठीक है, लेकिन पठान अगर हम बोलें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो पठानी क्षेत्र से आते थे। लेकिन अगर इसकी हम बात करें, इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी कैपिटल ज़्यादातर समय क्या रही? दिल्ली रही। और इल्तुतमिश ने, आपने देखा कि जो बगदाद के खलीफा थे उनसे क्या लिया था? उनसे सुल्तान की उपाधि ले ली थी, यानी सुल्तान ए आज़म की उपाधि ले ली थी। और सुल्तान कहाँ बैठता था? दिल्ली में।
इसलिए दिल्ली क्या हो गई, सल्तनत हो गई। और अगर दिल्ली सल्तनत हो गई तो इसके लिए दिल्ली सल्तनत एरा या दिल्ली सल्तनत युग बोलना ज़्यादा उचित है। किसकी तुलना में, पठान एरा की तुलना में। और अगर हम पठान एरा की बात करें कि पठान युग इसको क्यों बोलना नहीं उचित है, तो हमने देखा कि पांचों राजवंश, चाहे वो ममलूक रहे हों या फिर खिलजी रहे हों या फिर तुगलक रहे हों या फिर सैयद रहे हों या फिर लोधी रहे हों, पांचों में से पठान जो थे वो सिर्फ कौन से थे, लोधी थे। तो सिर्फ एक वंश ऐसा था जिसके शासक कौन थे, पठान थे। तो इसको पठान एरा नहीं बोला जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छे उचित वर्ड है दिल्ली सल्तनत एरा। तो ये बात चैप्टर में एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में खाका होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ममलूक डायनेस्टी की, तो ममलूक डायनेस्टी के जो हम देखेंगे कि कितने शासक हुए, कैसे हुए ममलूक वंश में। तो हम बात करें ममलूक वंश में, भारत में जो प्रथम तुर्क राज्य की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठेगा 1210 से 1211। फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा 1211 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठेगा, सिर्फ ये 4 5 6 7 महीने गद्दी पर रहेगा 1236। उसके बाद रजिया बैठेंगी 1236 से 40। फिर बहराम शाह बैठेगा 1240 से 1242। फिर मशहूद शाह बैठेगा 1242 से 1246। उसके पश्चात फिर नासिरुद्दीन महमूद बैठेगा 1246 से 1265। और यही एकमात्र ऐसा शासक है जो क्या करता था, कुरान की प्रतिलिपि बेचकर अपनी आय कमाता था और राज्य के पैसे का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं करता था। इसीलिए इसे आदर्श सुल्तान भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक ये था जिसकी केवल एक पत्नी थी। उसके पश्चात बलबन गद्दी पर बैठेगा 1266 से 1287। फिर कैकूबाद गद्दी पर बैठेगा 1287 से 90। और फिर क्यूमर्स गद्दी पर बैठेगा 1290 में बैठेगा। और 1290 के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी कौन से वंश की स्थापना कर देगा, हत्या करके शासकों की, इस शासक की, और किस वंश की स्थापना कर देगा, खिलजी वंश की। तो हमें इतने शासकों के बारे में इस वंश के अंदर, ममलूक डायनेस्टी के अंदर पढ़ना है। चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एक मिनट। अब अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसने भारत में ममलूक वंश की स्थापना की, या भारत में प्रथम जो टर्क स्टेट था या राज्य था उसकी स्थापना की, तो यहाँ पर एक मैप बना हुआ, इस मैप को समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये इंडिया है, अभी इसको पाकिस्तान बोलते हैं लेकिन तब ये भारत का भाग्य था। ये लाहौर है, ठीक है, ये मुल्तान है, ये सिंध है। और अफ़गानिस्तान में चले जाएं तो ये गजनी है। और अगर हम ईरान में आ जाएं तो ईरान वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर ख्वारिज़्म साम्राज्य था, ख्वारिज़्म एम्पायर था, और यहाँ का शासक ख्वारिज़्म शाह था। तो याद रखिएगा, अभी आगे सारी चीज़ें आएंगी। फिर बोल रहा हूँ, लाहौर, मुल्तान, सिंध, गजनी, और ये ईरान में ख्वारिज़्म एम्पायर होगा। ये मैप दिमाग में रखिएगा। अब अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। ये लाहौर आपको दिख रही है ना, ये लाहौर बनाई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कई उपाधियां हैं जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि हु इज़ नोन एज पील बख्श और हु इज़ नोन एज लाख बख्श। मतलब पील बख्श किसे कहा जाता है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो समझ लेते हैं। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की इस उपाधि की बात करें पील बख्श की, तो पील बख्श उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हाथियों का दान करता था, और हाथियों का दान करने के कारण उसे एक टाइटल मिला, एक उपाधि मिली, जिसे हम क्या बोलते हैं, पील बख्श। इसी तरह लाख बख्श उसे कहा गया, और कहा गया कि वो लाखों रुपए दान करता था, इसलिए मिन्हाज ने उसे ये उपाधि दी है। उसके पश्चात एक उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को और दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां कहा जाता है, चूँकि ये कुरान की पंक्तियों को बहुत ही सुरीले ढंग से गाता था, इसलिए इसे कुरान ख्वां कहा गया। सॉरी। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिपा सलार की उपाधि मोहम्मद गोरी ने प्रदान की थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक और सिपा सलार भी इसको कहा जाता है, इसकी एक उपाधि है। तो ये सारी जो इसके टाइटल्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो पील बख्श रहा हो या लाख बख्श रहा हो या कुरान ख्वां रहा हो या मलिक या सिपा सलार रहा हो। मैप दिमाग में रखिएगा, फिर वापस आना पड़ेगा अभी हमें मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ऐबक की बात करें, सबसे पहले ऐबक के अगर प्रारंभिक जीवन या अर्ली लाइफ की बात करें
तो ऐबक का जो मतलब होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। और मिन्हाज ने कहा कि ऐबक का मतलब होता है लूला। तो ऐबक का जो मूलतः मतलब है या तो चंद्रमा का स्वामी है, अगर उसके हम शब्द का मतलब निकालें, या फिर होता है लूला। ऐबक, मिन्हाज ने बताया कि ऐबक जो था वो लूला था, इसलिए उसे कहा जाता था ऐब केशल, और ऐब केशल से ही निकल आया ऐबक। तो खैर वो हमें नहीं जानना है, हम ये जाने कि ऐबक जो था वो तुर्किस्तान में पैदा हुआ था, और तुर्किस्तान में पैदा हुआ एक गरीब घर में हुआ था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, और गरीब होने के कारण उन्होंने क्या किया, ऐबक को बेच दिया। और ऐबक को खरीदा किसने, एक अजीज कोकी नामक व्यक्ति ने, और इसने ऐबक का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखा, और कहा जाता है कि इसने अपने पुत्रों के समान ऐबक को शिक्षा दी और युद्ध कला में भी उसको शिक्षित किया। उसने ऐबक को युद्ध कलाएं भी सिखाई, और यही ऐबक के जीवन की सबसे बड़ी योग्यता थी कि अजीज कोकी के पास रहते हुए उसने बहुत कुछ सीखा। ऐबक शिक्षित हुआ, ऐबक युद्ध कला से परिपूर्ण हुआ। उसके पश्चात अजीज कोकी की मृत्यु हो जाती है। तो अजीज कोकी के जो बेटे रहेंगे, पुत्र रहेंगे, वो ऐबक को, गोरी को बेच देते हैं। मोहम्मद गोरी को गोर प्रदेश में लाकर बेच देते हैं। और गोरी जब ऐबक को खरीदता है तो सबसे पहले ऐबक को बनाएगा वो क्या, गोरी ऐबक को अमीर आखुर बनाता है या अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान। उसके पश्चात 1192 में जब वो बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा को पराजित करेगा, उसके पश्चात जब गोरी वापस जाएगा तो भारत में जो क्षेत्र उसने जीते थे, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से क्षेत्र, तो वो भारत में जो उसने क्षेत्र जीते थे, तो उन क्षेत्रों के मैनेजमेंट का कार्य या उन क्षेत्रों का प्रबंधक या मैनेजर किसको बनाकर जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ को अपना ठिकाना बनाएगा, और वहीं से क्या करेगा, मोहम्मद गोरी द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे उनकी सुरक्षा करेगा, जहाँ जहाँ विद्रोह हो गया उनका दमन करेगा, साथ ही साथ कई क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा। तो ये सारी घटनाएं होंगी। तो फिर बोल रहा हूँ, ऐबक गरीब घर में पैदा हुआ था, माता पिता ने उसको बेचा, अजीज कोकी नामक व्यक्ति ने उसको खरीदा, उसको शिक्षित किया। अजीत कोकी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया, और ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को आमीर आखूर बनाया, अश्वशाला का प्रधान बनाया। लेकिन जब 1192 ईस्वी में बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी भारत में चौहान डायनेस्टी के शासक, जिनका साम्राज्य अजमेर, दिल्ली, हरियाणा क्षेत्रों में फैला हुआ था, उनको पराजित किया, तो भारत में अपने जो विजित क्षेत्र थे उनका मैनेजर या प्रबंधक ऐबक को बनाया। ऐबक दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ नामक जगह पर उसने अपना ठिकाना बनाया, और एक सेना के साथ इंद्रप्रस्थ में रहने लगा। क्यों रहने लगा, ताकि ये जो मोहम्मद गोरी ने भारत में एक साम्राज्य निर्मित किया है, या हम कहें जिन क्षेत्रों को जीता है, उनका मैनेजमेंट किया जा सके। अगर कोई क्षेत्र उत्पात मचाए, विद्रोह करे, उसका दमन किया जा सके, साथ ही साथ क्षेत्रीय विस्तार और किया जा सके। अब अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी, तो इसको समझने का प्रयास करिए। क्यों हम कुतुबुद्दीन ऐबक को ममलूक वंश का संस्थापक कहते हैं या फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। 1200 हमने पढ़ा कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है सिंधु नदी के तट पर। जब वो खोखरों के खिलाफ अभियान करने आया था, तो सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में वो शाम की नमाज पढ़ रहा था, और किसी ने उसे छुरी मार दी थी। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद गोरी को बोला जाता है कि मोहम्मद गोरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए। और मोहम्मद गोरी स्वयं कहता था कि बाकी लोग इतने मतलब क्या हैं, इतने भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनके 1, 2 या 3 पुत्र हैं, मेरे तो हजारों पुत्र हैं, मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख दास थे, ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम यल्दौज की बात करें, तो जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो जो भी मोहम्मद गोरी के 3 प्रमुख दास थे, यल्दौज, कुबाचा, ऐबक, इन तीनों ने गोरी के साम्राज्य को आपस में बांट लिया। अब जो ये बांट बराव हुआ या बंटवारा हुआ, इसमें यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला, कुबाचा को मुल्तान और सिंध मिला, और कुतुबुद्दीन ऐबक को नॉर्थ इंडिया का साम्राज्य मिला। फिर बोल रहा हूँ, यल्दौज को, ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी का साम्राज्य मिला, नासिरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान और सिंध का साम्राज्य मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक को नॉर्थ इंडिया यानी भारतीय साम्राज्य उसको मिल गया।
अब अगर पीछे हम फिर एक बार मैप में नज़र डालें तो अब थोड़ी चीज़ें ज़्यादा गहराई से समझ में आएंगी। अब ये जो गजनी का प्रांत था ये किसको मिला? ये गजनी वाला जो क्षेत्र था ये मिला यल्दौज को, और ये मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र किसको मिल गए? कुबाचा को। और ये भारत वाला पूरा नॉर्थ इंडिया वाला जो उसने जीता था, ठीक है, यानी बंगाल तक, बंगाल बिहार तक का क्षेत्र, ये किसको मिल गया? ये मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक को। यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि साम्राज्य बट गया किसका? मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी का जब साम्राज्य बट जाएगा तो यहाँ पर हम अगर देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में क्या होता है? ममलूक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से 1206 तक भारत में किसके रूप में काम किया है? मोहम्मद गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया है, या मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया था। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी तक जीवित था, और इसलिए उसने अपना प्रतिनिधि, भारतीय विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इन 14 सालों में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में क्या करेगा? काम करेगा, शासन करेगा। उसके पश्चात 1206 से जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो 1206 से 1209 तक उसने भारत में क्या किया था? उसमें भारत में ममलूक वंश की नींव रख दी थी, तुर्क राज्य की स्थापना कर दी थी। लेकिन उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ क्या किया? राज्य किया। क्यों मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ राज क्यों किया? क्योंकि ये दोनों उपाधियां उसको मोहम्मद गोरी ने दी थी, मलिक और सिपह सलार की। इसलिए जो 3 वर्ष का पीरियड आपको दिखता है, 3-4 वर्ष का काल, 1206 से 9 तक, तो मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करेगा, और क्या करेगा? कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। और इसीलिए चूंकि ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, साथ ही साथ अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं किए। लेकिन 1209 ईस्वी में एक घटना होगी। उस समय गौर प्रदेश का जो एक शासक था, सुल्तान महमूद या शासक महमूद जिसको बोलते थे, उसने 1209 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दास मुक्ति पत्र भेजा। दास मुक्ति पत्र का मतलब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से, जो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, तो 1209 ईस्वी में गौर के शासक महमूद ने एक दास मुक्ति पत्र भेजा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1209 ईस्वी में दासता से मुक्त हो गया। तो जो 1209 से 1210 का टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन काल का था, इसने क्या किया? एक स्वायत्त शासक या स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। तो ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक का सिस्टम हुआ। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य मिला, भारतीय राज्य मिला, और उसने 14 वर्ष तक मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। 1206 से 1209 ईस्वी तक उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि के साथ काम किया। क्यों? क्योंकि 6 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी और भारत में ममलूक वंश की नींव पड़ गई। 1209 ईस्वी में गौर प्रदेश के शासक सुल्तान महमूद ने से उसे एक लेटर प्राप्त हुआ। इसी लेटर को दास मुक्ति पत्र कहते हैं, और ये लेटर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम था हसन निज़ामी। और हसन निज़ामी एक विद्वान आदमी थे, आगे हम पढ़ेंगे। और 1209-10 में कुतुबुद्दीन ऐबक में एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया या कार्य किया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी गहराई से। अब हम बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठ गया, तो एक शासक जब गद्दी पर बैठता है, आप अगर आज के परिदृश्य में भी समझने का प्रयास करिए, तो जब एक शासक गद्दी पर बैठता है तो यकीन मानिए उसके पास कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। चाहे वो आज की सरकारें हों, पिछली सरकार और आज की सरकार में कुछ मत भिन्नता होती है, इसलिए जब कोई आता है तो पिछली सरकार की योजनाओं को परिवर्तित करता है, या कुछ ऐसी चुनौतियां जो पिछले सरकारों के कामों से खड़ी हुई हैं उनका समाधान करने का प्रयास करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी, कुछ मेन चैलेंजेस थे। वो क्या थे ये समझते हैं। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था ताजुद्दीन यल्दौज, जिसे मोहम्मद गोरी का गजनी वाला साम्राज्य मिला था। अब ये क्यों समस्या था ये समझिए। मोहम्मद गोरी गजनी में जब गजनी का शासक था, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि गोरी जो गजनी का शासक होता था
वो मुख्य शासक था, उसके अंतर्गत उसके मलिक सिपहसालार पूरे उसके साम्राज्य पर नियंत्रण करते थे। और चूंकि गजनी का साम्राज्य यल्दौज को मिला तो यल्दौज के अंदर ये भावना पनपने लगी, यद्यपि साम्राज्य का बंटवारा हुआ था लेकिन यल्दौज के मन में धीरे धीरे भाव आने लगा, चूंकि मैं गजनी में बैठा हूँ इसलिए ये सब मेरे अंतर्गत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे वो साम्राज्य मिला है जो मेरे आका का साम्राज्य था, यानी जहाँ पर मेरे आका मोहम्मद गोरी बैठते थे तो ये उनका साम्राज्य मिला है। इसलिए जैसे उनका नियंत्रण इन सब पर था, चाहे वो भारत वाला क्षेत्र हो या अगर सिंध मुल्तान की बात करें तो वहाँ वाला क्षेत्र हो, इसलिए यल्दौज क्या करता था, यल्दौज दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य पर अपना मतलब नियंत्रण समझता ही था। वो समझता था कि ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में है। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए यल्दौज ने। अब समस्या क्या हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए यल्दौज समस्या तो हुए, यल्दौज समस्या थे, लेकिन उसी समय ईरान यानी ख्वारिज्म साम्राज्य के जो एक शासक था ख्वारिज्म शाह, उसने यल्दौज के ऊपर गजनी पर आक्रमण कर दिया और गजनी की परिस्थितियां बदल गईं और यल्दौज को भागना पड़ा और यल्दौज भागकर आ गया पंजाब। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को इस बात की जानकारी हुई कि यल्दौज भागकर पंजाब आ गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पंजाब जाकर यल्दौज को पराजित किया और यल्दौज पराजित हो गया और गजनी का तख्त खाली हो गया। और गजनी का तख्त जब खाली हुआ तो गजनी की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया कि आइए हमारे सीट खाली है, आइए हमारा राज्य संभालिए। तो बोला जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर छोड़कर, चूंकि राजधानी इनकी लाहौर थी, तो लाहौर छोड़कर कहाँ गया, लाहौर छोड़कर गजनी गया और 40 दिन तक उसने गजनी में भी राज किया। लेकिन 40 दिन में जनता उससे त्रस्त हो गई और जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी से भागकर फिर लाहौर आना पड़ा और जब कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी छोड़कर लाहौर आ गया तो यल्दौज जाकर फिर गजनी का शासक बन गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यल्दौज ने इतनी खास चुनौतियां पेश नहीं की। दूसरी बात आती है नासरुद्दीन कुबाचा की। चूंकि सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र हमने पीछे डिस्कस किया, कुबाचा को मिला था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था कि भारत का जो राज्य उसका है उसके ऊपर कुबाचा की भी नज़र है, ठीक है ना। तो इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी बहन की शादी किससे कर दी, कुबाचा से कर दी, रिश्तेदारी बना दी। और जैसे रिश्तेदारी बनी कुबाचा शांत हो गया, ये समस्या को उसने टैकल कर लिया। तीसरी समस्या थी ख्वारिज्म शाह की। ख्वारिज्म शाह की समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ख्वारिज्म शाह, अगर हम मैप देखें तो मैंने बताया अभी कि ईरान वाला जो यहाँ पर ख्वारिज्म साम्राज्य मूलता था, मेन रूप से यहीं पर था और यहीं का शासक था कौन, ख्वारिज्म शाह। तो अगर हम ख्वारिज्म शाह की बात करें तो ख्वारिज्म शाह गजनी पर नियंत्रण करना चाहता था, ठीक है ना। और गजनी पर अगर नियंत्रण करना चाहता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हमेशा इस बात का भय रहता था या इस बात का संशय रहता था कि अगर ख्वारिज्म शाह ने गजनी पर नियंत्रण कर लिया, अगर ख्वारिज्म शाह ने गजनी पर नियंत्रण कर लिया तो सीधी सी बात है, गजनी की गद्दी पर जो कोई बैठता है उसकी नज़र अंतिम रूप से पूर्व में चली जाती है और फिर उसकी नज़रों में भारत चढ़ जाता है। तो ये उसके लिए एक प्रमुख चुनौती थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की चौथी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चौथी सबसे बड़ी चुनौती बंगाल थी। अब अगर हम बंगाल की बात करें तो हमने पीछे पढ़ा था कि 1204 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के एक दास बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया था। और बंगाल को जब जीता था तो आपको याद होगा कि 3 विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा। तो अब इसको समझिए, बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को जीता और वहाँ पर क्या किया, वहाँ का कार्यक्रम पूरा संभालने लगा। लेकिन बख्तियार खिलजी के एक सरदार बोला जाता है अली मर्दान था, उसने क्या किया, बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। और जैसे ही अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी तो अली मर्दान बंगाल का क्या होगा, बंगाल का एक शासक की तरह काम करने लगा, स्वतंत्र राज्य की तरह। लेकिन फिर आगे चलकर एक मोहम्मद शेरा नामक आदमी ने इस अली मर्दान को गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी प्राप्त कर ली और अपने आप को स्वतंत्र रूप से दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया। तो जैसे ही मोहम्मद शेरा ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई कि उसका एक जो प्रांत था, जो एक सूबा था, वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो रहा है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक इस समस्या के समाधान के लिए किसको भेजता है, अवध के इक्तेदार केमा ज़रूमी को भेजता है, यानी केमा ज़रूमी
या हिंदी में लिखें तो केमा ज़रूमी को भेजता है, जो अवध का इक्तेदार था। और जब वो केमा ज़रूमी जाता है तो वो क्या करेगा, वो मोहम्मद शेरा को पराजित करेगा, और पराजित करेगा। उसके पश्चात मोहम्मद शेरा गद्दी पर हट जाता है। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात केमा ज़रूमी अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है, और बंगाल जो स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रयास कर रहा था उसको फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो बंगाल की समस्या का समाधान ऐसे हो गया कि अवध के इक़्तिदार केमा ज़रूमी को भेजा गया, और उसने क्या किया, मोहम्मद शेरा को पराजित किया, और अली मर्दान क्या हो, अली मर्दान को फिर से बंगाल की गद्दी दी, इस शर्त पर कि आप क्या करोगे, दिल्ली सल्तनत से अलग होने की कभी घोषणा नहीं करोगे, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप इक़्तिदार बन के काम करोगे। जो पांचवी सबसे बड़ी समस्या आई वो राजपूत राज्यों की चुनौतियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, जैसे कालिंजर, ग्वालियर, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जो राज्य थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्रोह, रिवोल्ट शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अंतिम समय चल रहा था और इन विद्रोहों का वो अंतिम रूप से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये उसकी प्रमुख चुनौतियां थी जिसका उसने समाधान किया। अब आगे स्लाइड लेते हैं। अब अगर हम मृत्यु की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में वो चौगान या पोलो खेल रहा था, और पोलो खेलते समय उसकी क्या हो गई, घोड़े से गिरकर बोला जाता है उसकी मृत्यु हो गई। अब चौगान क्या होता है, आपने कभी यूएस पोलो ब्रांड देखा होगा तो उसमें आपको देखा होगा कि हॉर्स पोलो बैठ के ऐसे खेल रहे होते हैं, तो वही ये खेल रहे थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफन कर दिया जाता है। उसकी समाधि या टॉम्ब लाहौर में है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, 1210 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया कि भारत में जो चौगान या पोलो का खेल था ये कौन लेकर आया था, और ऑप्शन में था टर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत में पोलो का खेल या चौगान का खेल कौन लेकर आया था, तुर्क लेकर आए थे। तो यहाँ तक का ये पूरी बात रही। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब कुतुबुद्दीन, ये जो पार्ट होता है किसी भी रूलर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसने आखिर किया क्या, उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं या उसके जो कल्चरल अचीवमेंट्स हैं वो क्या हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में, तो अगर हम साहित्य की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो हमें पता है कि हसन निज़ामी का भी मैंने पीछे नाम लिया था कि जब महमूद, जो सुल्तान महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए 1209 ईस्वी में दास मुक्ति पत्र भेजा था, तो वो दास मुक्ति पत्र कौन लेकर आया था, हसन निज़ामी। और इस हसन निज़ामी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दरबार में क्या किया था, अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था, और इसी हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट किताब का नाम पूछ लेते हैं, ग्रंथ का नाम पूछ लेते हैं। हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर नामक ग्रंथ की रचना की। साथ ही साथ इसने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिरहम और दिनार नामक 2 सिक्के चलाए, लेकिन इन सिक्कों के अभी तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रामाणिक रूप से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिरहम और दिनार नामक सिक्के चलाए। दूसरा जो प्रमुख एक इसका संरक्षणकर्ता विद्वान था, संरक्षक, जिसको इसने संरक्षण प्रदान किया था वो विद्वान था, वो फ़ख्मे मुदबिर नामक एक विद्वान था। अब इस फ़ख्मे मुदबिर की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रथम वजीर भी था, ठीक है, प्रधानमंत्री भी था, और इसे भारत का प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक भी माना जाता है। किसे, फ़ख्मे मुदबिर को। और इसने आदाब उल हर्ब नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की, आदाब उल हर्ब नामक ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पीछे वीडियोस में बता भी चुके हैं मोहम्मद गोरी की कई जगह पर, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कहाँ पर, कुव्वत उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली पर किया था, दिल्ली में किया था। और कुव्वत उल इस्लाम जो ये मस्जिद थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुव्वत उल इस्लाम, इसे बोला जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण उसने जब किया था तो 27 जो जैन मंदिर थे उनको तोड़कर, उनको विध्वंस करके तब उसने क्या किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। इसके बाद अगर हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा, तो इस 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी एक प्रकार की मॉस्क थी या मस्जिद थी, और इसको उसने बनाया था अजमेर राजस्थान में।
और अजमेर में इस जो मस्जिद का उसने निर्माण करवाया था वो अजमेर के चौहान वंश के एक शासक थे बीसल देव विग्रहराज। उन्होंने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, और उस संस्कृत महाविद्यालय का विध्वंस करके या उसको तोड़कर उसके ऊपर क्या बनवाया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के मतलब सम्मान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था बोलना उचित नहीं है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका निर्माण अंतिम रूप से कौन करेगा, अंतिम रूप से इल्तुतमिश करेंगे। और उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर उसकी सबसे ऊपरी जो मीनार होती है, सबसे ऊपरा जो उसका फ्लोर होता है, उस पर बिजली गिर गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक उसकी मरम्मत भी करवाएंगे। तो ये हमने इसके कल्चरल अचीवमेंट्स देख लिए। अब उसके पश्चात जब 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो लाहौर में आराम शाह ने क्या संभाल ली, आराम शाह क्या बन गया, शासक बन गया। और आराम शाह को बोला जाता है, आराम शाह के संदर्भ में बड़ा विवाद है। आराम शाह को कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सन था या लड़का था, लेकिन मिन्हाज-उस-सिराज ने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के केवल 3 लड़कियां थी, उसका कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए ये इसका सन नहीं हो सकता है। अगर वहीं पर हम बात करें तो कुछ इतिहासकार बताते हैं, जैसे अबुल फजल की बाद में बात कर ले, अबुल फजल आएंगे, वो बताएंगे कि ये इनका क्या था, भाई था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये मानने लायक हो सकता है कि हो सकता है भाई रहा हो, लेकिन उसका पुत्र नहीं था, कौन, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का। साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है कि ये जब गद्दी पर बैठा तो ये भी लाहौर में गद्दी पर बैठा था, इसकी भी राजधानी लाहौर थी, और 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और 7-8 महीने इसने शासन किया, और 7-8 महीने इसने शासन किया। उसके पश्चात जो उस समय उसका एक बदायूं का गवर्नर होता था जिसका नाम इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का कभी किसी ज़माने में दास रहा था 1206 ईस्वी तक। उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, कौन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था, ठीक है ना, बदायूं का सूबेदार था। और जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, बदायूं से इसको कुछ लोगों ने बुला भेजा कि आओ सत्ता संभालो आके। इसीलिए जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच जूद के मैदान में युद्ध होगा। कौन से मैदान में, जूद का युद्ध बोला जाता है या जूद के मैदान का युद्ध बोला जाता है। और इस युद्ध में क्या होगा, इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित कर देगा, और हम देखेंगे कि अगला शासक ममलूक वंश का इल्तुतमिश बन जाएगा। तो ये 7-8 महीने इन्होंने शासन किया, उसके पश्चात ये गद्दी से हट जाएंगे। और एक बात और बोली जाती है कि लाहौर के अमीर जो अमीर मतलब या उमरा वर्ग मतलब होता है प्रशासनिक वर्ग, जो लाहौर के अमीर वर्ग थे वो चाहते थे कि आराम शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन जो दिल्ली के अमीर वर्ग थे वो चाहते थे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। और आगे हम देखते हैं कि इल्तुतमिश क्या करेगा, अपनी कैपिटल या राजधानी लाहौर से ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले आएगा, और दिल्ली को क्या करेगा, सल्तनत बना देगा। तो यहाँ तक इतना हमने 2 रूलर के बारे में पढ़ लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब तो शायद कुछ बचा नहीं है, नहीं, ये पूरा हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमने आज जो 2 रूलर के बारे में पढ़ लिया, एक तो इनको कवर कर लिया पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचा है। जितना भी एग्ज़ाम में आएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, जितना मैंने बताया उससे बाहर कुछ नहीं होगा। उसके पश्चात आराम शाह को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे, और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि ये सबसे मुख्य शासक हैं, तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। फिर तो सब छोटे छोटे हैं, आखिरी में बलबंद बड़ा होगा। तो उम्मीद है कि ममलूक डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए। और सबसे बड़ी बात कि घर पर सुरक्षित रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, और साथ ही साथ अपने घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी सुरक्षा का प्रबंध करें, प्रबंध करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।